हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो केंद्र सरकार ने 3 किसान विधेयक बिल संसद में पारित किए हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो 3 विधेयक बिल पास किए गए हैं उनका पूरे देश में क्यों विरोध हो रहा है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और करंट से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जब ये बिल पास हुआ तो बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध हुआ, और इसी वजह से जो केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी और ये शिरोमणि अकाली दल से थी। ठीक है, अब देखते हैं ये जो 3 बिल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ये बिल क्यों लाए गए। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले जो किसान होते थे वो अपनी फसल को किसे बेचते थे और किसे बेच सकते थे। ठीक है, तो जो किसान होता था वो अपनी फसल को वहाँ का जो जमींदार होते थे, लोकल के जो जमींदार होते थे या व्यापारी होते थे, उन्हीं को अपनी फसल बेचते थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये व्यापारी है। तो किसान की मजबूरी होती थी, क्योंकि तब कोई ये मंडियाँ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी बेचने की, तो वो वहीं पर जो लोकल के ज़मींदार होते थे उन्हीं के पास अपनी फसल को बेचते थे। और जो ज़मींदार होता था वो उनकी फसल को बहुत ही कम दामों में खरीदता था, जिससे कि किसान का शोषण होता था और उन्हें उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता था। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1955 में एक अधिनियम आया, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो उसके बाद जो है 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम आया। फिर उसके बाद एमएसपी आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये देश में लाया गया और ये 1966 में लागू किया गया था। और ऐसे करके धीरे धीरे कई अधिनियम आए और उसी क्रम में 2020 में ये 3 बिल लाए गए। तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। क्यों इसका विरोध हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो नियम लाया गया है, जो विधेयक है, वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, अब ये क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम ये अधिनियम देखेंगे जो नया आया है। पहले कौन सा अधिनियम चलता था। ठीक है दोस्तों, तो 50 के दशक में यानी आज़ादी के ठीक बाद भारत में सूखे और अकाल जैसे हालात थे। तब 1955 में आया आवश्यक वस्तु कानून, जो कि हमने अभी आपको बताया। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए, उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए। तो ये जो 1955 में आवश्यक वस्तु कानून आया था, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था, जो आवश्यक वस्तुएं होती थी उनकी जमाखोरी रोकने के लिए और उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। आगे देखते हैं, अब ये आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं। जो ये अधिनियम आया था ये आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए आया था। तो आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, तो ये देखिए, समय के साथ इस कानून में कई बदलाव हुए। आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में कई चीज़ें जोड़ी गईं, कई हटाई गईं। इस साल जून में अध्यादेश लागू होने तक आवश्यक वस्तुओं में ये चीज़ आती थी। तो अभी जो जून में ये 3 बिल लाए गए हैं, तो अभी तक कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं आती थी वो देखिए। दवाएं, फर्टिलाइजर्स, तेल तिलहन, सूत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, जूट और जूट के कपड़े, खाद्यान्न, फल और सब्जियों के बीज, जानवरों का चारा, जूट के बीज, रुई के बीज, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र। तो ये जो टोटल हैं ये आवश्यक वस्तुओं में आती हैं। पहले क्या था, जब जून ये जो 3 बिल आए हैं उसके पहले ये फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र नहीं था। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को कोरोना वायरस फैलने के बाद आवश्यक वस्तुओं में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो कोरोना वायरस था उसके पहले ये फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र ये आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में नहीं था। ये 2 चीज़ों को कोरोना वायरस फैलने के बाद लिस्ट में जोड़ा गया है।
अब आप ये देखिए, किसी सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ने का मतलब क्या होता है कि ये जो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या है। तो ये देखिए, पहले इसका मतलब यह है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही उस वस्तु के स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दाल के दाम बढ़ने पर आपने सुना होगा। तो अगर कोई भी वस्तु आवश्यक वस्तु की लिस्ट में शामिल कर दी जाती है, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि जो सरकार है, तो सरकार उस वस्तु की कीमत और उसका उत्पादन और उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। फिर ये सरकार के अधीन आ जाती है। ठीक है दोस्तों। और ये आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर जब ये प्याज और दालों के दाम बढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि स्टॉक की सीमा तय कर देती है सरकार। तो इसी तरह से जब भी कोई वस्तु आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ी जाती है, तो फिर उसका जो है सरकार का उस पर आधिपत्य हो जाता है और सरकार उसकी कीमत, उत्पादन, सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब हम देखते हैं ये नया बिल आया है, ये क्या है। देखिए, पहला जो बिल है वो है, जो हमने अभी आपको नाम बताया पहला बिल का, ये था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं नए बिल में क्या है। बिल के मुताबिक सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा सकती है या उसमें शामिल कर सकती है। ये अध्यादेश में लिखा है। तो जो नया बिल आया है उसके अनुसार सरकार आवश्यक वस्तुओं से किसी भी वस्तु को हटा सकती है और नई वस्तुओं को जोड़ सकती है। ये नए बिल में प्रावधान है। और क्या आगे है देखिए, अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। अति असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी? युद्ध है, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा। तो ये जो हैं, अनाज हो गया, दलहन हो गई, आलू हो गया, प्याज है, तिलहन है और तेल की सप्लाई है। तो इसमें सरकार जो है अति असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। अब अति असाधारण परिस्थितियां क्या हैं? युद्ध है, ये सरकार ने निश्चित किया है कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। तो वो युद्ध, अकाल और कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा। तो इन परिस्थितियों में ही सरकार जो ये हमने आपको बताया अभी, अनाज हो गया, दलहन, ये सारी चीज़ें हैं, इन पर नियंत्रण लगाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चीज़ों और किसी भी कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। और जो कृषि उत्पाद होते हैं तो उसकी जो जमाखोरी की जाती है, तो उसके लिए किस तरह से सरकार एक्शन लेगी, तो उसके लिए भी प्रावधान है। इसे नियंत्रित करने के आदेश कब जारी किए जाएंगे? तो कब किए जाएंगे? जब सब्जियों और फलों की कीमत में 100% की बढ़ोतरी होगी या फिर जब खराब ना होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा। तो जब तक सब्जियां और फल की कीमत में 100% की बढ़ोतरी नहीं होगी और जो खराब होने वाली चीज़ें नहीं हैं जैसे खाद्यान्न है, तो उनमें जब तक 50% तक का इजाफा नहीं होगा उसकी कीमत में, तब तक सरकार जमाखोरी पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाएगी। ठीक है, तब तक सरकार एक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, ये इसमें प्रावधान है जो पहला नियम था। अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। और आपको बता दें, ये पहला जो नियम था वो लोकसभा में 15 सितंबर को पास हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। संवर्धन और सुविधा भी इसे कहते हैं। तो देखिए, इसके पहले क्या था, दूसरे नियम के पहले आप ये देखिए, आपने एपीएमसी मंडियों का नाम सुना होगा। एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी। वो बाज़ार जहां किसान अपना उत्पाद बेच सकते हैं। इन मंडियों का संचालन करती है राज्य सरकारें। हर राज्य में इनसे जुड़ा एपीएमसी एक्ट भी होता है। तो दोस्तों, जो एपीएमसी मंडियां होती हैं, हमने अभी आपको बताया कि 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था, उसके बाद एमएसपी आया, फिर इस तरह से कई विधेयक आए। तो उसी तरह से एपीएमसी जो मंडियां हैं उनका भी निर्माण हुआ। लेकिन जो एपीएमसी मंडियां होती हैं उनमें किसानों ने अपनी फसल को बेचा तो उन्हें उसमें भी कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला,
क्यों नहीं मिला? उसका एक कारण था, जो एपीएमसी मंडियां होती हैं उसमें भी कोई बड़े व्यापारी नहीं होते हैं। जो मंडियां होती हैं उसमें ये जो आढ़ती कहा जाता है, आढ़ती होते हैं, वो लोग उसमें बैठते हैं और वो किसान से उनकी फसल को कम कीमत में खरीदते हैं और फिर व्यापारी को तेज़ दामों में, महंगे दामों में उस फसल को बेच देते हैं। तो यहाँ पर भी किसानों को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दूसरा नियम क्या है। और दोस्तों ज़्यादातर राज्यों में ये नियम है कि किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते हैं, बदले में उन्हें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। और जो ये विधेयक है, इसके पहले क्या नियम था कि जो एपीएमसी मंडियां होती थी उसी में किसान अपनी जो फसल को बेच सकता था और वो किसी दूसरे राज्य में नहीं बेच सकता था या किसी दूसरे ज़िला में भी नहीं बेच सकता था। जो एपीएमसी मंडियां होती थी उसी में वो बेच सकता था और उसके बदले में उन्हें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब नए बिल में क्या होगा ये आप लोग देखिए। तो जो नया बिल आया है उसके अनुसार किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसलिए उनको या उनके खरीदारों को एपीएमसी मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। तो दोस्तों इस बिल के आने के बाद किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। एपीएमसी मंडियों के बाहर भी बेच सकता है, वो दूसरे ज़िलों में भी बेच सकता है और दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल को बेच सकता है। तो इसका ये लाभ होगा कि उन्हें ज़रूरी नहीं है वो उसी एपीएमसी मंडी में बेचें, वो कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो विधेयक है ये 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ था। आगे देखते हैं तीसरा विधेयक क्या है। तो तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। ये तीसरा बिल था। तो इसमें क्या है, इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक किसान किसी व्यापारी से समझौता कर सकता है। इस समझौते में क्या क्या होगा? तो दोस्तों ये तीसरा जो बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल, तो इसके तहत क्या होगा, कोई भी किसान है तो वो अपनी फसल को उगाने से पहले ही किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। ठीक है, तो उसकी फसल उगेगी नहीं उसके पहले ही वो किसी भी व्यापारी से समझौता कर सकता है और उसे उसकी कीमत निश्चित कर दी जाएगी पहले से। ठीक है, अब इस समझौते में क्या क्या होगा ये देखिए आप लोग। फसल की कीमत, साथ ही उस प्रक्रिया की जानकारी जिससे कि ये कीमत तय की गई। आगे देखिए फसल की क्वालिटी, इस पर भी बात होगी उस समझौते में। कितनी मात्रा में और कैसे खाद का इस्तेमाल होगा इसकी भी बात होगी उस समझौते में। इस समझौते में फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसानों को उसका उत्पाद खरीदना होगा। किसानों से उसका उत्पाद खरीदना होगा। हो सकता है कि व्यापारी खेती को स्पॉन्सर भी करे, ऐसे में उसे खेती में लगने वाले बीज, खाद आदि का खर्चा उठाना होगा। ऐसे में इस खर्च को ध्यान में रखते हुए फसल की कीमत तय की जाएगी। तो दोस्तों ये जो समझौता होगा तो उसके बाद जो फसल की ओनरशिप होगी वो किसान के पास रहेगी। ठीक है, और जो उत्पादन होगा वो व्यापारी को तय कीमत पर किसानों से खरीदना होगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो व्यापारी है वो खेती का स्पॉन्सर भी करे, तो जो बीज होगा, खाद आदि का खर्चा वो व्यापारी को उठाना होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फसल की कीमत तय की जाएगी। और इसमें क्या प्रावधान है ये भी देखिए। बिल के मुताबिक व्यापारी को फसल की डिलीवरी के वक्त ही तय कीमत का 2/3 किसान को चुकाना होगा, बाकी पैसा 30 दिन के अंदर देना होगा। इसमें ये प्रावधान भी है, खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। अगर किसान अपनी फसल व्यापारी तक पहुंचाता है तो इसका इंतज़ाम व्यापारी को ही करना होगा। बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई एक पक्ष एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी। तो दोस्तों इसमें यह भी प्रावधान है, जो तीसरा नियम था, तीसरा जो विधेयक पास हुआ है उसमें यह भी प्रावधान है कि जो व्यापारी होगा फसल डिलीवरी के वक्त, जब फसल डिलीवरी की जाएगी
तो किसान को 2/3 पैसा उसे देना होगा, कीमत का 2/3, और जो बाकी का पैसा होगा वो 30 दिन के अंदर उसे व्यापारी को देना होगा। ठीक है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि जो फसल है वो उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी, यानी कि जो खेत में से ही फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। और अगर किसान अपनी फसल व्यापारी तक पहुंचाता है तो उसका इंतज़ाम कौन करेगा? तो उसका इंतज़ाम भी व्यापारी ही करेगा। ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान है कि अगर कोई भी पक्ष एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, ये बिल भी लोकसभा में पास हो चुका है। तो ये थे तीनों बिल जो हमने आपको डिटेल में बताए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, इसमें किसानों व अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इसे कहते हैं, नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक राष्ट्र एक एमएसपी होना चाहिए। तो ये किसानों का कहना है कि अगर मंडियां ख़त्म हो गई तो मंडियां का जो प्रभुत्व तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मंडी में किसान बेचेगा तो मंडियों का कोई ज़्यादा इसमें प्रभुत्व तो नहीं रहेगा। तो किसानों का ये कहना है कि अगर ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि मंडियाँ जो है वो एमएसपी फिक्स करती हैं, और जब मंडियों का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो कहीं भी बेचेगा तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, ये किसानों का कहना है। ठीक है, ये एक विरोध का कारण हुआ। दूसरा विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण यह भी है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण ना करें। और जो कीमत है उसे तय करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई तंत्र नहीं है कि कीमतें कितनी तय की जाएंगी। तो इसी को लेकर किसानों और राजनीतिक दलों का चिंता है कि जो निजी कंपनियां हैं वो कहीं किसानों का शोषण ना करें। तो ये भी एक विरोध का कारण है। और विरोध का कारण क्या है? देखिए, चिंता यह भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे। इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। और चिंता जो किसानों को ये भी है, और ये चिंता सभी लोगों के लिए है कि जो व्यापारी होंगे वो फसलों की जमाखोरी करेंगे इससे। ठीक है, जो व्यापारी बड़े बड़े होंगे वो किसानों की फसलों को जमा कर लेंगे और उसके बाद बाजार में स्थिरता यानी उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ की जमाखोरी होगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो ये भी एक विरोध का कारण है। और क्या है इसका कारण? राज्य सरकारों को यह चिंता भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो राज्य सरकार को क्या चिंता है? राज्य सरकार को ये चिंता है कि अगर फसल के उचित दाम उनके राज्य में नहीं दिए गए किसानों को, तो वे जो है पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलों को बेचेंगे, और ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चिंता राज्य सरकारों को है। तो किसानों को क्यों विरोध कर रहे हैं वो हमने आपको कारण बताए। तो एक तो कारण यही था कि उन्हें ये था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी नहीं मिल पाएगा, उन्हें न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो नहीं मिल पाएगा उन्हें। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। तो इससे किसानों को चिंता है कि जो निजी कंपनियां हैं वो किसानों का शोषण ना करें। और चिंता का कारण क्या था? कि जो व्यापारी होंगे वो फसलों की जमाखोरी करेंगे और इससे अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। और चौथा कारण भी हमने आपको बताया। तो इस तरह से हमने आपको जो 3 बिल पास हुए थे उसके बारे में डिटेल में बताया, और पहले क्या प्रावधान थे किसानों जो फसल बेचते थे उससे संबंधित वो भी हमने आपको बताया, और क्यों विरोध हो रहा है उसके भी कारण हमने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।